दोस्तों मेरा नाम ईशेंदु है। वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे। दोस्तों ये सभी करंट अफेयर्स हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हफ्ते से, यानी कि 1 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक के करंट अफेयर्स से। पहला सवाल है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड ऑफरिंग फ्री कैंसर ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14? किस देश ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त कैंसर उपचार की पेशकश की है? दोस्तों ये पेशकश की है नेपाल ने। दोस्तों ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जो कुछ सेलेक्टेड पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को फ्री कैंसर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेपाल के कैपिटल की बात करें तो काठमांडू, नेपाल के पीएम की बात करें तो केपी शर्मा ओली हैं, नेपाल की करेंसी की बात करें तो रुपया रुपया यानी कि नेपाली रुपया। इंडियन करेंसी अगर 10 रुपया है आईएनआर, तो ये लगभग 16 रुपये एनपीआर होता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये विपिन कुमार हैं। ये बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और 1996 बैच के हैं। इन्हें बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि 1 अप्रैल 1995 में अस्तित्व में आया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, विच सिटी वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट द 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024? 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 में किस शहर को सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के खिताब से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये सम्मान मिला है उड़ीसा के भुवनेश्वर को। और इसके अलावा आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, जो ये 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगला कहाँ पे होगा, यानी कि 18th कहाँ पे होगा, तो साल 2025 में 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस होगा गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए, जो सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड श्रीनगर को जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट विच रिसेंटली स्टार्टेड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द फुल कैपेसिटी लोकेटेड? दुनिया की सबसे बड़ी सौर फ्लोटिंग परियोजना जिसे हाल ही में पूरी क्षमता से बिजली पैदा करना शुरू किया है, कहाँ स्थित है? दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल एसएससी बहुत बार पूछता है। पिछली बार एसएससी ने सवाल पूछा था भाडलाग से रिलेटेड, जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा सोलर पार्क है ना। तो अब यहाँ पे बात हो रही है लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, जो कि नर्मदा रिवर पे है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी फुल कैपेसिटी में ये अब बिजली उत्पादन कर रहा है। ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है, कभी कभी टारगेट से भी सवाल आ जाता है, तो हमने टारगेट ये रखा है जो साल 2030 तक, ठीक है 2030 तक 500 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी पैदा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है और इसी के लक्ष्य में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अगला सवाल है, इन विच कंट्री वाज ट्रॉपिकल स्टॉर्म ट्रामी नोन एज सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टीन? इस देश में ट्रॉपिकल स्टॉर्म ट्रामी को सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टीन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर है फिलीपींस। ऐसा है, जो सिवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म की कैटेगरी में ट्रैमी आता है, ट्रैमी नाम ही है, जिसको लोकली फिलीपींस में क्रिस्टीन बुलाते हैं। बस इतना ही आपको जानना है। फिलीपींस का कैपिटल हो गया मनीला और वहां की करेंसी होगी पेसो। ठीक है। अगला सवाल है, वेयर डज इंडिया रैंक इन द एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023? एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? दोस्तों भारत 72वें स्थान पे है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जो ये एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। टॉप पे हुआ आपका सिंगापुर, लोग 72वें स्थान पे हैं विद द स्कोर ऑफ 0.49। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है, हु हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे 2025 सेलिब्रेशंस? भारत के गणतंत्र दिवस 2025 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? दोस्तों इस बार हम लोगों ने प्राबोवो सुबियांटो को बुलाया है। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और पिछली बार किसे बुलाया था, तो हम लोगों ने इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें बुलाया था। ठीक है। अगला सवाल है, विच स्टेट सेलिब्रेट्स द बाली पदयामी फेस्टिवल ड्यूरिंग दिवाली? दीपावली के दौरान कौन सा राज्य बाली पदयामी त्योहार मनाता है? दोस्तों ये कर्नाटका मनाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही एसएससी सवाल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। एक है बाली यात्रा या फिर बाली जत्रा, ठीक है, जो कि उड़ीसा का है।
और ये सवाल ऑलरेडी एसएससी ने इसी बार साल 2024 में पूछ लिया है। ठीक है, इसके अलावा पदयानी भी होता है। ये एक तरीके का डांस फॉर्म है जो कि गॉडेस भद्रकाली को समर्पित है और ये केरला में होता है। ठीक है दोस्तों, केरला में किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाली पदियामी जो है ये कर्नाटका में होता है, दीपावली के समय ये मनाया जाता है। इसके अलावा बाली यात्रा उड़ीसा में, ठीक है, और उसके बाद पदियामी जो है ये केरला में होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो बाली पदियामी होता है ये वामन अवतार जो भगवान विष्णु लिए थे, उसी दौरान बाली चक्रवर्ती को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था। ठीक है, और इसी बेसिस पे वो लोग भूलोक आए थे, है ना। और इसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट कर्नाटका के फेस्टिवल्स को देख लें तो एक तो है कंबाला, जिसमें आपको बुफेलोज की रेस होती है। ठीक है, और सिमिलर होता है तमिलनाडु में जलीकट्टू, लेकिन जलीकट्टू में आपको ऑक्स यानी कि बैल की रेस होती है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। इसके अलावा पट्टडकल, करगा और महामस्तकाभिषेक जो कि जैन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बीइंग टेस्टेड बाय जापान? जापान द्वारा परीक्षण किए जा रहे दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? दोस्तों, इसका नाम है लिग्नोसैट। लिग्निन अगर आपने सुना होगा बॉटनी में, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वुडन सैटेलाइट भेजा जा रहा है जापान के द्वारा। क्यों भेजा जा रहा है, कभी आपने सोचा है? वो इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं जो वुड जो है वो किस तरीके से स्पेस में रिएक्ट करता है या फिर प्रेजेंट रहता है, क्या लाइफ है उसका। ठीक है, इन्हीं सभी चीज़ों पे रिसर्च होना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो साल 1975 1975 में आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट हमारा पहला सैटेलाइट था जो कि लॉन्च किया गया। लॉन्च पैड की बात करें तो इसरो द्वारा दो आपको लॉन्च पैड देखने को मिलेंगे। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और एक नया लॉन्च पैड बनाया गया है, वो है कुलशेखरपट्टनम में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। लोकेशन की बात करें तो ये अगर मान लो आपका इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन है, तो ये जो सदर्न मोस्ट टिप है ना, यहीं पे है कुलशेखरपट्टनम। ठीक है, तो अगला सवाल है, इन विच स्टेट डिड द डेथ ऑफ एलिफेंट्स अकर ड्यू टू द टॉक्सिक कोदो मिलेट कंजम्पशन? किस राज्य में हाथियों की मौत जहरीले कोदो बाजरे के सेवन के कारण हुई? दोस्तों, बाजरे के सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मध्य प्रदेश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो हाथियों की मौत हुई है वो भी मध्य प्रदेश में हुई। क्यों हुई? क्या बाजरे खाने से मर गए क्या हाथी? ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो वहाँ का जो बाजरा था ना, किसी एरिया का होगा, ठीक है, जो कि फंगस से आपको इन्फेक्टेड था, और इसे हाथियों ने खा लिया। तो जब हाथियों ने खा लिया तो उनकी मृत्यु होगी। 10 हाथी मारे गए थे। ठीक है, बहुत दुखद बात है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है आपको, जैसा कि मैंने बताया, कोदो मिलेट का सबसे बड़ा ये आपको उत्पादक है। इसके अलावा दाल का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, ये एसएससी ने इस बार पूछा था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो ये 1992 में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अब सेकंड वीक ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला सवाल है, इन विच इंडियन स्टेट इज द निंगोल चकोबा फेस्टिवल सिंबलाइजिंग फैमिली यूनिटी प्राइमरली सेलिब्रेटेड? किस भारतीय राज्य में निंगोल चकोबा त्योहार परिवार की एकता का प्रतीक है, मुख्य रूप से मनाया जाता है? दोस्तों, ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर के कुछ और फेस्टिवल की बात करें तो गान नेगाई, लुई नेगाई, योसांग वहाँ का होली है, चेइरोबा जो कि वहाँ का न्यू ईयर है, इसके अलावा कंग वहाँ का रथ यात्रा है, और इसके अलावा हेक्रू हितोंगबा। दोस्तों, ऐसे जो नाम होंगे ना, हितोंगबा, चेइरोबा, है ना, तो ये सारे नाम जो हैं वो मणिपुर के होते हैं। जैसे लाई हरोबा, है ना, तो ये सारे नाम जब भी आपको दिख जाएं तो आप समझ लेना जो वो मणिपुर का है। जैसे निंगोल चकोबा, ठीक है, जो कि मैती कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि फैमिली यूनिटी और टुगेदरनेस को दर्शाता है। तो अगला सवाल है, इन विच इंडियन स्टेट इज द खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये आपको उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हाल ही में नया ऐड हुआ है, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो, थर्मल पावर प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बार बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन जो कि उड़ीसा में है। इसके अलावा नेवेली थर्मल पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में है। तिरोडा जो है वो मध्य प्रदेश में है, आई एम सॉरी, महाराष्ट्र में है। अंटा थर्मल पावर स्टेशन जो है वो आपको राजस्थान में है। मुंद्रा गुजरात में है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में है, और सीपत छत्तीसगढ़ में है। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि हाल ही के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखे गए, वो यहाँ पे, इसलिए मैंने इन सभी को इंक्लूड किया है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर का डेटा लिया है, क्योंकि ऐसे कॉम्पिटेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं।
यहाँ पे ये जो डेटा है ये मई 2023 तक का डेटा है, आप देख सकते हैं। जो हमारा फॉसिल फ्यूल का जो शेयर है वो है आपको 56.8%। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करें तो यहाँ पे टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल में 43% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे सवाल आते हैं जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किस पे होता है, कौन सा थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, कौन सा पावर प्लांट लगा हुआ है। तो थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है हमारे देश में वो कोल बेस्ड प्लांट से ही होता है, यानी कि 49.1%। ठीक है, और डीजल का देख लो आप कितना कम है, 0.1%। तो ये सारे डेटा आपको पता होने चाहिए। अब आप ये बताओ, जो हाइड्रो से ज़्यादा उत्पादन होता है या फिर आपको सोलर से। ठीक है, तो आप देख सकते हो हाइड्रो का डेटा है 11.2% और सोलर का है 16.1%। ठीक है, और ये डेटा धीरे धीरे हम लोग बढ़ा ही रहे हैं, सोलर पावर को हम लोग टैप करने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में दिख जाएंगी, और आपको डेटा ऑथेंटिक सोर्स से लेना है। यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर से लिया है। ठीक है, और कभी कभी जब सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछेंगे तो सीधे पूछ देंगे जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज फॉर 2023, क्योंकि यही अवेलेबल है अभी तक मिनिस्टर पावर के वेबसाइट पे, कितना है। तो ये है 4,17,668, 4,17,668। ठीक है, विच इंक्लूड्स फॉसिल फ्यूल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल। अगला सवाल है, इन विच ईयर डज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंटेंड टू होस्ट द ओलंपिक इन इंडिया एज पर द रिसेंटली सबमिटेड लेटर ऑफ इंटेंट। हाल ही में प्रस्तुत लेटर ऑफ इंटेंट के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ आईओए किस वर्ष में भारत में ओलंपिक की मेजबानी करने का इरादा रखता है। दोस्तों, हम लोग चाह रहे हैं जो 2036 तक एक बार ओलंपिक्स कंडक्ट करा दे। ये बहुत ही कम्बरसम टास्क है, मतलब बहुत ही आप कहो बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि सिर्फ ओलंपिक कराना ही नहीं होता है, उसके पीछे में बहुत सारी चीज़ें पे काम करना होता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है। हम लोगों ने साल 2011 में कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट कराया था, बहुत ही टफ था हम लोग ऐसा कंडक्ट कराना। ठीक है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंटेंड्स टू होस्ट ओलंपिक्स इन इंडिया इन द ईयर 2036। पहली चीज़ ये पे कीवर्ड है इंटेंट्स। ठीक है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है पीटी उषा, फाउंडेड इन 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। दोस्तों, इस बार के एसएससी सीजीएल में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अच्छा खासा सवाल आपको देखने को मिला। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है प्रोफेसर श्री राम चौलिया। ठीक है, दोस्तों कुछ और नाम ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो सोर्स कोड माय बिगिनिंग बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है, नाइफ सलमान रुश्दी के द्वारा, वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर के द्वारा, गोपीज डे आउट सुधा मूर्ति के द्वारा, फ्रीडम मेमोइर्स 1954 टू 2021 एंजेला मार्केल के द्वारा। अब ये क्या है, तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बुक्स हैं जो कि आजकल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखे गए, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उसी का कलेक्शन आपको यहाँ देखने। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन नवंबर 8 2024। 8 नवंबर 2024 को भारत द्वारा शुरू किए गए त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। दोस्तों, इसका नाम है पूर्वी प्रहार। ऐसा है जो हम लोग चाह रहे हैं, जो अपना जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, ईस्टर्न जो रीजन हो गया, ठीक है, उसको थोड़ा सा सिक्योर किया जाए, और इसके लिए हम लोग ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च करते हैं जिसका नाम है पूर्वी प्रहार। 10 डे का एक्सरसाइज होता है। ठीक है, जो कि ईस्टर्न फ्रंट को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने तरंग शक्ति 2024 ये किया था, एक्सरसाइज किया था, जो कि इंडिया का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज था। पहला स्टेज इसका तमिलनाडु में हुआ था और दूसरा स्टेज राजस्थान में हुआ। अगला सवाल है, इन विच इंडियन स्टेट इज द होलोंगपर गिबन सेंचुरी लोकेटेड। होलोंगपर गिबन अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये असम में स्थित है। ठीक है, और सेंचुरीज बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट वाले तो जरूर पता होने चाहिए। आप जब हेलोंगपर गिबन सेंचुरी में जाओगे तो आपको वहां पे मिलेगा हुलॉक गिबन्स, जो कि इंडिया का ओनली एप स्पीसीज है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और आसाम के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो एक तो है गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाखोवा, उसके अलावा बोरनादी, फिर बूढ़ा चपोरी, फिर पवितरा और दीहिंग पटकाई। ये सारे के सारे आसाम के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अगला सवाल है, हु वाज sworn in as the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 11 2024।
11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? दोस्तों ये शपथ ली है जस्टिस खन्ना ने। जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये आपके 51वें नहीं 51st, यस 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए। और डी वाई चंद्रचूड़ जो थे इन्होंने रिटायरमेंट ली, उसके बाद डॉक्टर कह रहा हूँ मैं, जस्टिस संजीव खन्ना आते हैं, है ना। और जस्टिस संजीव खन्ना के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे, ठीक है। उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू कश्मीर, और ईवीएम के यूज को वैलिडेट करने में इनकी मुख्य भूमिका रही है, मतलब लैंडमार्क जजमेंट्स है, ठीक है। मतलब स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, अपहोल्डिंग एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और वैलिडेटिंग द यूज ऑफ ईवीएम इन इलेक्शंस, ठीक है। अगला सवाल है, इन विच इंडियन स्टेट इज द यूनिक फेस्टिवल इगास बगवाल ऑल्सो नोन एज बूढ़ी दिवाली और हरबोधनी एकादशी प्राइमरली सेलिब्रेटेड? दोस्तों इसको पहाड़ी दिवाली भी बुलाते हैं। किस भारतीय राज्य में इगास बगवाल का अनूठा त्योहार है जिसे बूढ़ी दिवाली या हरबोधनी एकादशी या फिर पहाड़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है? मुख्य रूप से मनाया जाता है ये उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और हाल ही में हारेला फेस्टिवल के बारे में सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो हारेला फेस्टिवल भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। और एक होता है हारेली, ठीक है, ये कहाँ पे होता है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, और एसएससी बार बार इन पे सवाल बनाता है। अगला सवाल है, हु वॉन द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर देयर नॉवेल और बाइटल सेट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्थापित उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित बुकर प्राइज किसने जीता? तो ये जीता है समंथा हार्वी ने। समंथा हार्वी ने ये दिखाया है जो हम लोग कितने वल्नरेबल हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो कितने वल्नरेबल हैं, अर्थ के फ्रेजिलिटी को दर्शाया है, ठीक है। कौन सी किताब में? तो ऑर्बिटल। और इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिलता है, पता होना चाहिए आपको। अगला सवाल है, वेयर इज द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 29 बीइंग हेल्ड? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 29 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों ये बाकू अजरबैजान में हो रहा है कॉप 29, ठीक है। और इस बार का जो कॉप 29 है इसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इवेंट ये हुआ जो हम लोग के लिए एक न्यू कलेक्टिव बनता है, क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। कॉप 28 कहाँ पे हुआ था ये भी सवालों में दिखता है, तो ये दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। कॉप 30 के ऊपर में भी सवाल आएगा, ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट वीक में मूव करेंगे, ठीक है। तो आप कॉप 29 याद रखना, बाकू अजरबैजान में, कॉप 28 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीक में मूव करते हैं, वीक 3 ऑफ नवंबर। हु हैज बिकम जापान्स 103rd प्राइम मिनिस्टर, 103वें प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिंग अ न्यू टर्म आफ्टर हिज प्रेडिसेसर फ्यूमियो किशिदा स्टेप डाउन अमिड स्कैंडल्स? घोटालों के बीच अपने पूर्ववर्ती फूमियो किशिदा के पद छोड़ने के बाद एक नया कार्यकाल हासिल करने वाले जापान के 103वें प्रधानमंत्री कौन बन गए? दोस्तों ये बन गए हैं शिगेरू इशिबा, ठीक है। और जापान में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा शिंजो आबे का मर्डर हो जाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ उथल पुथल जापान में लगी रहती है। और आप देख सकते हैं जो शिगेरू इशिबा ये फिर बनते हैं री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्यूमियो किशिदा के ऊपर में आपको भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, ठीक है। और जापान के कुछ मेजर आइलैंड्स की बात करें तो जापान 4 आइलैंड से घिरा हुआ है। एक है होकाइडो, ऑन्सू, क्यूशू और शिकोकू। कभी कभी सवालों के रूप में ये भी दिख जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज डिफेंस स्पेस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द डिफेंस स्पेस एजेंसी? रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित पहले त्रिसेवा रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पहला ऐसा ट्राई सर्विसेज डिफेंस स्पेस एक्सरसाइज है, ठीक है। किनके द्वारा ये किया गया? तो ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 पहला ऐसा ट्राई सर्विसेज डिफेंस स्पेस एक्सरसाइज है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्वमेंट है आपको आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, उसके अलावा आपको डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड, इसरो और डीआरडीओ, आप देख सकते हैं सभी को मोबिलाइज करने के लिए ये अंतरिक्ष अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। और एक और चीज समझो, अगर मान लो आप पृथ्वी पे हो और आपको किसी ने कह दिया जो चलो भाई स्पेस में ले चलते हैं आपको, तो स्पेस कहाँ से शुरू होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो एक डिमार्केशन लाइन है जिसे हम लोग कहते हैं कारमैन लाइन, ठीक है। अब इस बाउंड्री के बाद से ही आपको स्पेस शुरू होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो है आपका यहाँ पे है, देख सकते हैं मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में है कारमैन लाइन, ठीक है। 60 माइल्स 100 किलोमीटर्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इमेज में मैंने डाल दिया है। 100 किलोमीटर्स पे आपको कारमैन लाइन है, यहीं से आपका स्पेस शुरू होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे भी सवाल आते हैं, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नमो ड्रोन दीदी स्कीम एम्ड एट एम्पावरिंग वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी इन एग्रीकल्चर। किस मंत्रालय ने कृषि के महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की? दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत ये स्कीम लाया गया है। इसमें क्या है ना, जो सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उसमें ड्रोन दिए जाएंगे। 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ड्रोन्स एंड एक्सेसरीज अप टू द मैक्सिमम ऑफ 8 lakhs विल बी फंडेड फॉर द एसएचजीज। अब ऐसा तो है नहीं जो ड्रोन दीदी नाम है तो घर घर जाके ड्रोन दे रहे हैं, लो भाई ड्रोन लो खेती करो, ड्रोन लो खेती करो, ऐसा नहीं है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है, जिसमें महिलाओं को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो किस तरीके से आप ड्रोन का इस्तेमाल करके खेती किसानी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इरिगेशन हो गया हो या फिर फसल पे नजर रखनी हो गई हो, है ना। Under which article of the Indian Constitution are the Chief Justice of India and the judges of Supreme Court appointed by the President? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये आर्टिकल 124 के तहत किया जाता है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में सीजीआई नए चुने गए हैं ना। आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द प्रोविजंस फॉर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। आर्टिकल 143 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से प्रेसिडेंट के पास इट गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑन सर्टेन लॉज। अगर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई सलाह चाहिए होगी तो वो आर्टिकल 143 के तहत ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। हाई कोर्ट जज की जो रिटायरमेंट होती है वो 62 ईयर्स पे होती है। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें देखी। एक तो देखिए आर्टिकल 124, इसके तहत आपको अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन चाहिए होता है अगर सुप्रीम कोर्ट से, तो आर्टिकल 143 के तहत ये कंसल्टेशन हो सकता है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट आपको निर्णय देगा, निर्णय मतलब कोई भी चीजें बताएगा प्रेसिडेंट को, तो वो आपको एडवाइजरी नेचर ही होगा, यानी कि उस पे अब प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन होता है जो उस पे काम करे या ना करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 ईयर्स पे रिटायर होते हैं। हाई कोर्ट के जज जो होते हैं वो 62 ईयर्स पे रिटायर होते हैं। अगला सवाल है, विच कंट्री इज होस्टिंग द G20 समिट 2024? G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दोस्तों ये ब्राजील कर रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। Brazil is hosting the G20 summit in Rio de Janeiro, showcasing the leadership as the part of G20 Trioca alongside India and South Africa. The summit theme, Building a Just World and a Sustainable Planet, focuses on equitable global development and sustainability. ठीक है दोस्तों, आपको पता है हमारे यहाँ ही G20 समिट हुआ था, इसके बाद जो मेजबानी है वो ब्राजील अब कर रहा है। इन विच स्टेट इज द गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व लोकेटेड? गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश, सॉरी, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है दोस्तों। इस पे विवाद भी हुआ था और न्यूज में अक्सर ये बना हुआ था। एक बार बीच में तो बाढ़ आ गया था, उसके कारण भी न्यूज में आ गया था, ठीक है। तो गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है ये इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व है और जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये April 1 1973 में लॉन्च हुआ था। द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं एस संजय मूर्ति, ठीक है। और ये भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, कौन से? तो हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के हैं ये, ठीक है। अब ये हमारे नए सीएजी हैं, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। पहले कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। आर्टिकल 148 के तहत, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के तहत सीएजी, ठीक है, का ऑफिस एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
अगला सवाल है, विच स्टेट विलेज दौद मारस was selected for the UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम? किस राज्य के गांव दुध मारास को यूएनडब्ल्यूटीओ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया था? दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, दौद मारास विलेज कहाँ पे? तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ छत्तीसगढ़। और इसे प्रेस्टिजियस यूएनडब्ल्यूटीओ बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत चुना गया है। और इसमें टोटल 260 ग्लोबल एप्लीकेशंस डाले गए थे। इसके तहत आपको ये चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाया गया है। इसके कारण रूरल डेस्टिनेशंस जो है ना उसको डेवलप करने की बात की गई है। अगला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2025? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों हम लोग 10वें स्थान पे हैं। सबसे पहला चीज आप ये समझो 2025 के लिए है ये, और हम लोग 10वें स्थान पे। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट होती है इट इज ज्वाइंटली पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने 10th पोजीशन हासिल किया है। और आपको जो चाइना और यूएसए हैं, चाइना का रैंक है 55th, यूएसए का 57th। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े इमिटर हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिटर हैं सबसे बड़े। ठीक है, कल्प्रिट है। ठीक है, और टॉप पे कौन है? तो डेनमार्क है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अक्सर न्यूज में ये बना हुआ था। कौन से प्रेसिडेंट इलेक्शन of the United States recently took place in November 2024? Which presidential election of the United States recently took place in November 2024? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में नवंबर 2024 में हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है 42nd, नहीं 47th। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये दूसरी बार चुने गए हैं। दूसरी बार चुने गए हैं लेकिन नॉन कॉन्जिटिवली, मतलब कहने का लगातार नहीं, वो नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप जो है, ठीक है, ये दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन बीच में जो बाइडेन थे। इनका पुराना कार्यकाल 2017 से लेकर 2021 तक था। ठीक है, इस बार का उनका जो चुनावी मुद्दा था वो इमिग्रेशन इकोनॉमिक पॉलिसीज पर आधारित था। ठीक है, और इन्हें 312 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला सवाल है, हु रिसीव्ड द साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू? राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा प्रस्तुत साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है गुलजार ने। ये आज तक के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। किनको? तो गुलजार जी को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रिवर्स्ड इट्स टू चाइल्ड पॉलिसी ड्यू टू अ रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में तेजी से बढ़ती आबादी और प्रजनन दर में गिरावट के कारण अपनी दो बच्चे की नीति को उलट दिया? तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? तो एक नियम बनाई थी पहले, जो टू चाइल्ड पॉलिसी, बच्चे दो ही अच्छे हैं, अब इसको उलट दिया है। ठीक है, अब ये हटा दिया है। तो Andhra Pradesh reversed its long-standing two-child policy, citing concerns about a rapidly aging population and declining fertility rate. ठीक है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल हुआ अमरावती। सीएम हुए आपको एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हुए एस अब्दुल नजीर। ठीक है, अगला सवाल है, which country did Maori lawmakers stage a haka protest in the opposition to the treaty principles bill? माओरी सांसदों ने संधि सिद्धांत विधेयक के विरोध में किस देश में हाका विरोध प्रदर्शन किया? दोस्तों ये न्यूज में बना हुआ था, ये न्यूजीलैंड हुआ था। माओरी वहीं की जनजाति है। ठीक है, तो बेसिकली न्यूजीलैंड आपका ये रहा, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो हुए माओरीज। ठीक है, अगर आपने द रॉक, ड्वेन जॉनसन का नाम सुना होगा ना? ठीक है, जो WWE फाइटर थे वो भी, और एक्टर भी, तो वो भी माउरी से बिलोंग करते हैं, माउरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हाका प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, तो द हाका प्रोटेस्ट वाज स्टेज्ड इन न्यूजीलैंड बाय माउरी लॉमेकर्स इन रिस्पॉन्स टू द ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल व्हिच प्रपोजेस अ रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द 1840 ट्रीटी ऑफ वाइटांगी। ठीक है, न्यूजीलैंड के कैपिटल की बात करें तो वेलिंगटन, करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर, और पीएम हुए आपको क्रिस्टोफर लक्सॉन। ठीक है, तो ये अक्सर आपने ये इमेज अगर आपने देखा होगा तो ये न्यूज में छाया हुआ था।
तो अगला सवाल है, विच कंट्री विल होस्ट COP30 इन 2025? COP30 2025 में की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो COP28 था, दुबई, है ना? COP29 बाकू, अजरबैजान। दुबई, यूनाइटेड अरब अरब एमिरेट्स। COP29 बाकू, अजरबैजान। और COP30 कौन सा होगा? तो ब्राजील। ठीक है। So COP30, the next major UN climate conference, will be hosted by Brazil in 2025. COP29 was held in Baku, Azerbaijan. Theme: investing in a liable planet for all. COP29 aims to set a new financial goal. जैसा कि हम लोगों ने बताया, जो सबसे बड़ा इसका COP29 का ब्रेक थ्रू इवेंट था, जो हम लोगों ने एक नया फाइनेंशियल गोल सेटअप किया, है ना? अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज लीडिंग द प्रोब थर्ड मिशन इन कोलैबोरेशन विथ इसरो टू स्टडी द सन? कौन सा संगठन सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो के सहयोग से प्रोब 3 मिशन का नेतृत्व कर रहा है? दोस्तों, ये ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, अक्सर लोग नासा से कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं दोस्तों, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो मिलकर प्रोब 3 मिशन लॉन्च कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, जो नासा के साथ कुछ है हमारा कोई मिशन? बिल्कुल है। आपने निसार का नाम सुना होगा, है ना? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, तो ये नासा और इसरो का है, और ये जो प्रोब 3 मिशन है वो ESA के साथ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग प्रोब 3 मिशन जो है December 4 को लॉन्च किए हैं PSLV एक्सेल रॉकेट के साथ। ठीक है, लेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन कोलैबोरेशन विद इसरो। ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोब 3 मिशन का? द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इक्लिप्स बाय प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटिंग टू इंडिपेंडेंट सैटेलाइट, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। अगला सवाल है, ऑन विच डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया? भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस या संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये हम लोग मना रहे हैं November 26 को। क्यों मना रहे हैं November 26 को? इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इसी दिन, ऑन November 26 1949, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, ठीक है, संविधान सभा, इसने फॉर्मली अडॉप्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, और ये आपको प्रभाव में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950, यानी कि January 26 1950। तो डे ऑफ अडॉप्शन इज 26 नवंबर 1949, और इसीलिए हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और ये संविधान आपको इफेक्ट में कब आया था? तो January 26 1950। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2024 में 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे हिट कर रहा है। हालांकि हम लोग ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है ये साल 2015 से मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में, 2015 में उन्होंने अनाउंस किया था, जो हम लोग संविधान दिवस भी मनाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया इन द बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024? द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि योद्धा 2024 में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? दोस्तों, भाग ले रहा है आपका सिंगापुर। ठीक है, बायलेटरल एक्सरसाइज है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल के रूप में आ सकता है। जो अग्नि वॉरियर जो है, इसमें इंडिया के साथ साथ कौन सा देश है? तो ये है सिंगापुर। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है ये? तो ये देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज है महाराष्ट्र में, वहां पे हो रहा है। ये डिफेंस कोऑपरेशन जो है, ये 6th इंडिया सिंगापुर डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग जो हुआ था, उसी के दौरान ये बना था। अगला सवाल है, विच स्टेट इज लॉन्चिंग द सील ऑफ ऑथेंटिसिटी इनिशिएटिव टू सर्टिफाई हैंडमेड क्राफ्ट्स एंड इंश्योर क्वालिटी एंड ओनरशिप स्टार्टिंग विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री? कौन सा राज्य हस्त निर्मित शिल्प को प्रमाणित करने और गुणवत्ता और स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए सील ऑफ ऑथेंटिसिटी पहल शुरू कर रहा है, जिसकी शुरुआत कपड़ा उद्योग से हुई है? दोस्तों, ये हो रहा है आपको जम्मू कश्मीर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा जो GI टैग से सवाल पूछा जाता है ना? और यहाँ पे एक नया आपको इनिशिएटिव लिया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, सील ऑफ ऑथेंटिसिटी, बेसिकली जम्मू कश्मीर से शुरुआत हो रही है, कपड़ा उद्योग से ये शुरुआत हो रही है। ठीक है, सील ऑफ ऑथेंटिसिटी से। तो ऐसे सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सील ऑफ ऑथेंटिसिटी of the craft initiative was launched to certify handmade crafts from Jammu Kashmir, ensuring global recognition and promoting quality। ठीक है, और श्रीनगर को ऑलरेडी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी भी कहा जाता है। किसके द्वारा ये मान्यता दी गई है? WCC, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये दर्शाता है जो ये पोटेंशियल हब है, ग्लोबल हब फॉर द क्राफ्ट, प्रमोटिंग हेरिटेज एंड एम्पावरिंग आर्टिशंस।
तो इसी के साथ आपका वीक 4 यानी कि नवंबर वीक 4 का भी करंट अफेयर समाप्त हुआ। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।